Hello. Okay, in the next class of passive transducers are inductive transducers. Till now we have studied about resistive transducers, capacitive transducers. Now the third class of passive transducers are inductive transducers. Let us see that. Okay, in this the first variety is variable inductance transducer. An inductive electromagnetic transducer is a transducer which converts the physical motion into change in inductance. Okay, वह जब इंडक्टेंस में चेंज होता है, मतलब आप कोई फिजिकल मोशन करते हैं उसकी वजह से इंडक्टेंस में अगर चेंज कर रहे हैं तो इस तरह का ट्रांसड्यूसर को हम लोग कहेंगे वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर मेनली यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट या डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। ये इसको इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर ऑफ द सेल्फ जनरेटिंग और पैसिव टाइप। ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप होते हैं या पैसिव टाइप क्लासिफिकेशन में आते हैं। द सेल्फ जनरेटिंग इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर यूज द बेसिक जनरेटर प्रिंसिपल, दैट इज मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ वोल्टेज इन द करंट। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ा था, उसकी लेक्चर सीरीज में देखा था कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होती है, विच इज नोन एज जनरेटिंग प्रिंसिपल। तो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर के भी दो प्रिंसिपल हो सकते हैं, या तो वो सेल्फ इंडक्टेंस में वेरिएशन करें या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में वेरिएशन करें। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेरिएशन इन द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में वेरिएशन कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली लेट अस कंसीडर एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हैविंग n टर्न्स एंड रिलक्टेंस r। एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और रिलक्टेंस R है उसका। When current I is passed through the transducer, the flux produced is, अगर इस इंडक्टर में करंट I पास होगी तो उसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा that will be phi equals to NI by capital R. Okay, now differentiating this with respect to time, you will be getting d phi by dt which is equal to n by r di by dt। और उसके बाद हमें मालूम है कि EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, किसी भी कॉइल में EMF जो इंड्यूस होता है वो उसका रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट डी फाई बाय डी टी फ्रॉम द अबव इक्वेशन इन द इक्वेशन ऑफ EMF, यू विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी की जगह पर आ गया n बाय आर डी आई बाई डी टी। देयरफॉर E विल बी n स्क्वायर बाय आर डी आई बाय डी टी। तो अब इससे अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी। ठीक है, E डिवाइडेड बाय इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। अगर ऊपर वाली इक्वेशन से E रख दिया जाए इसमें तो आपको फाइनली सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r होगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर अपॉन द रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस L। द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस हम लोग कैसे देखते हैं, दैट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड द cross sectional area of that conductor। R is equal to L upon mu by A। Therefore the self inductance is equals to, जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था L स्क्वायर बाय R, अब R की जगह पर मैं L बाय म्यू ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो यू विल फाइनली गेटिंग N स्क्वायर म्यू ए अपॉन L। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस का फाइनल रिलेशनशिप निकल के आया अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी that is having three parameters. One is the number of turns, second is the cross sectional area and third is the length of the inductance। तो इसके बेसिस पे
हम एक सेल्फ इंडक्टेंस वेरी कैसे कैसे कर सकते हैं कि या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करें, या तो देयर इज अ चेंज इन द ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर परमिएबिलिटी में चेंज ले आए, ठीक है, बाय द चेंजिंग द मीडियम, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे इन तीन पैरामीटर्स का यूज करके सेल्फ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस विद द चेंज इन द नंबर ऑफ टर्न्स। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट आउटपुट में वैरी विद द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आउटपुट वैरी कर सकता है when the number of turns are varying, as it is directly proportional to the square of the number of turns. As inductor turns are mainly used for displacement turn measurement, which change in the number of turns the self inductance of the coil change in turn changing the displacement. Okay, तो इससे आप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। फिगर शो द कैसे बन सकता है, ये हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे फिगर्स में देखते हैं। जैसे कि ये दिस इज अ लीनियर, ये सिंपली जैसे कि आपका पोटेंशियोमीटर होता है कुछ वैसे ही है, ठीक है। वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया गया था, यहाँ पर मैं उसका इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर अंतर क्या होगा, यहाँ वहाँ पोटेंशियोमीटर में आप डीसी सप्लाई दे रहे थे, यहाँ इंडक्टर है तो आप एसी सप्लाई दे रहे होगे। तो अगेन बाय मूविंग द वाइपर ओवर द इंडक्टर, ठीक है, तो यू आर चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने की वजह से इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही होगी, देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज आल्सो वैरिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स। फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डिजाइन अ डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। अनदर सिमिलरली जैसे कि पॉड सर्कुलर भी होता है, वैसे ही आप सर्कुलर यहाँ पर मूवमेंट को भी चेक कर सकते हैं यूजिंग द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं एसी सप्लाई दूंगा और इंडक्टिव इफेक्ट चेंज हो रहा होगा ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ यू आर रोटेटिंग द वाइपर अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर आप रोटेटरी मोशंस को चेक को वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि हम लोग पोटेंशियोमीटर में करते हैं, तो वहाँ पर लीनियर पॉट था और एंगुलर पॉट था, ऐसे ही यहाँ पर भी लीनियर एंड एंगुलर मूवमेंट यूजिंग द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। नाउ चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस विद द चेंज इन परमिएबिलिटी चेंज करके भी आप सेल्फ इंडक्टेंस में वैरी ला सकते हैं और उससे भी आप ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर सकते हैं। लेट अस सी दैट एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द परमिएबिलिटी इज शोन इन फिगर। कुछ इस तरह से है कि आप जो कोर है, कोर को मूव करा रहे हैं, ठीक है। Due to the movement of the core, iron core, the permeability in the circuit is changing. As shown in figure, the iron core is surrounded by the winding. Iron core winding से surrounded है, ठीक है। If the iron core is inside the winding, the permeability increases. जब ये iron core winding के अंदर है, तो permeability increase कर रही है। Otherwise अगर बाहर है तो परमिएबिलिटी डिक्रीज करे। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपने फॉर्मूला निकाला था L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल, तो उसमें आपका जो म्यू है दैट इज वेरिंग ड्यू टू विच L इज वेरिंग, ठीक है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिएबिलिटी। तो इफ द परमिएबिलिटी इज इंक्रीजिंग, L इज इंक्रीजिंग, इफ द परमिएबिलिटी इज डिक्रीजिंग, L इज डिक्रीजिंग। तो अगेन बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन डिजाइन अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। Now, the second class of transducer, that is a variable, second class of inductive transducer is variable reluctance transducer. Figures show a variable reluctance inductive transducer. नीचे आप फिगर देखते हैं। As shown in figure, the coil is wound on the ferromagnetic iron. The target and the core are not in the direct contact with each other. They are separated by an air gap. ठीक है। तो यहाँ पर एक लोहे की रॉड छड़ टाइप की दिख रही है और एक आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉइल लिपटी हुई है। एंड दैट पर्टिकुलर जो लोहे का छड़ है जिसको मैं कह रहा हूँ, वो और जो कोर है उसके बीच में एयर गैप है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द फेरोमैग्नेटिक कोर।
तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो वो हम फेरोमैग्नेटिक कोर को अप्लाई कर रहे हैं। द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज फाउंड टू बाय द साइज ऑफ द एयर गैप। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस पाथ पूरे पाथ का जो रिलक्टेंस है वो एयर गैप पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, लेट अस सी बाय द मैथमेटिकल पार्ट। यहाँ पर अगेन एल इंडक्टेंस जो होगा दैट विल बी सिंपली एन स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पर आर की बात करें तो आर यहाँ पर आयरन का है प्लस एयर पाथ का है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एन स्क्वायर बाय आर आई बाय आर ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आर इज द रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल, आर आई इज द रिलक्टेंस ऑफ द आयरन पाथ एंड आर ए इज द रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। ओके, नाउ अब आयरन पाथ का जो रिलक्टेंस है कंपेयर टू एयर गैप इज वेरी नेग्लिजिबल, तो हम इसको वहाँ से अगर कंसिडर ना करें तो एल इज इक्वल टू सिंपली एन स्क्वायर बाय आर ए हो गया। नाउ आर ए इज नथिंग बट एल ए, that is the length of the air path upon mu naught, that is permeability of the free air upon the cross sectional area of the air path। तो इससे हम देखते हैं कि the length, अगर इसको मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आपका जो इंडक्टेंस है, सॉरी इंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द एयर पाथ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आप कहते हैं आप नियर द, मतलब आप पास में हैं तो एल एक छोटा है और उसकी वजह से इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर आप दूर हैं, आपने मूव कर गए, आपने डांडी से फेरोमैग्नेटिक कोर को मूव करा दिया, दूर ले गए, लेंथ ऑफ द एयर पाथ इज इंक्रीजिंग, इन दैट केस इंडक्टेंस विल डिक्रीज। यही पॉइंट लास्ट नेक्स्ट पॉइंट में यही कह रखा है कि व्हेन द टारगेट इज नियर द कोर द लेंथ इज स्मॉल, हैंस द सेल्फ इंडक्टेंस इज लार्ज, बट व्हेन द टारगेट इज अवे फ्रॉम द कोर द लेंथ इज लार्ज, सो द रिलक्टेंस इज आल्सो लार्ज। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो एयर गैप का रिलक्टेंस वैरी करा के यू कैन फाइनली डिजाइन अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि thus the inductance is a function of the distance of the target from the core, displacement change with the length of the air gap, the self inductance is a function of the displacement. So in this way you have designed a displacement transducer using the reluctance concept of the inductance. Okay, now let us move to the next transducer which is one of the most important inductive transducer, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, that is LVDT, that is linear variable differential transformer. And LVDT transducer comprise a coil former on which 3 coils are formed. यहाँ पर 3 coils एक former पर bond होती है, जो आपके बगल में डायग्राम दे रखा है, उसके थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। There are 2 secondaries S1 and S2 and 1 primary P। ठीक है, जो रेड पार्ट है दैट इज प्राइमरी और जो ग्रीन एंड ब्लू है दे आर 2 सेकेंडरीज। और ये कुछ इस तरह से वाइंड होती है, मतलब कि अगर सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से बनेगी मेरा। ठीक है, वी हैव 1 प्राइमरी इन बिटवीन जिसको मैं एसी सप्लाई दूंगा और 2 सेकेंडरी है जो इस तरह से कनेक्टेड है कि इफ E01 इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी 1 ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड E02 is the voltage induced in secondary 2, तो ये दोनों कॉइल को इस तरह से रखते हैं कि जो आपका फाइनल आउटपुट आए दैट E0, ठीक है, ड्यू टू बोथ द वायर इट विल बी सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द टू, E01 माइनस E02 के बराबर हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। कि अगर ये प्राइमरी कॉइल बीच का कोर अगर सेंटर में है, इफ इट इज इन द सेंटर ऑफ द LVDT, तो क्या होगा कि दोनों में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगी, बिकॉज दोनों ही केस में नंबर ऑफ टर्न्स हम बराबर लेके चलते हैं, सब कुछ बराबर लेके चलते हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन बराबर होती है, तो एक जैसी होती है। तो होगा क्या कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा सिंपली E01 माइनस E02 होगा, और इस केस में जब वो सेंटर पोजीशन पे है तो E0 विल बी इक्वल टू E02 एंड यू विल बी गेटिंग
द आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 0। अब ये मान लीजिए इफ इट इज मूविंग टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये मूव कर रहा है, तो आपका E01 ज़्यादा होगा और E02 कम होगा। इन दैट केस E01 माइनस E02 यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, एंड इट इज व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स सेकेंडरी 2, तो E02 ज़्यादा होगा और E01 कम होगा, तो E01 माइनस E02 विल बी अ नेगेटिव पार्ट, इट विल बी गिविंग अ नेगेटिव वोल्टेज। तो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि आप सेंट्रल पोजीशन से एक साइड मूव कर रहे हैं, तो आपको लीनियरली पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, ठीक है, एक सर्टन सैचुरेशन लेवल तक, क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद कोर पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद जब वो बाहर की तरफ पूरा मूव कर जाएगा, तो उस वक्त उसकी क्या कहते हैं, देयर विल बी नो इंड्यूस वोल्टेज इन सेकेंडरी वन। ओके, ऐसे ही व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड राइट, तो आपको एक लीनियरली वैरिंग नेगेटिव वोल्टेज मिल रही होगी एक सर्टन सैचुरेशन लेवल तक, उसके बाद नहीं मिल रहा होगा। तो दिस इज हाउ द एलवीडीटी वर्क्स। इसको जरा स्लाइड पे देख लेते क्या लिखा हुआ है। द प्राइमरी कॉइल इज एक्साइटेड विद एन AC करंट, द सेकेंडरी कॉइल आर वाउंड सच दैट when a farad core is in the central linear position, the equal voltage is induced into each coils, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। The secondary are connect in opposite so that the central position, the output of the secondary cancel out each other. That means output voltage is 0 in the central position. Now the excitation is applied to the primary winding and the armature assists the induction of the current into the secondary coil. When the core is exactly at the center of the coil, then the flux linked to both the secondary winding will be equal. Okay, due to equal flux linkage, the secondary induced voltage E0 and E02 are equal, but they have opposite polarities. ठीक है, दोनों अपोजिट पोलैरिटी, क्योंकि मैंने कहा ना कि उसको इस तरह से रखते हैं कि एक दोनों पोलैरिटी अपोजिट होती है। आउटपुट वोल्टेज E0 इज देयरफॉर 0, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द नल पोजीशन। अब इसको जरा इसकी फंक्शनिंग इससे देखते हैं। ये डायग्राम जो है, ये मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। ये आप देखिए कुछ इस तरह से प्राइमरी एक्साइटेशन आपको प्राइमरी कॉइल में दे रखा है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंडरी 1, तो ब्लू वाली वेव बड़ी हो जाती है, एज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंडरी 2 ग्रीन वाली वेव बड़ी हो जाती है, एंड उन दोनों का डिफरेंस जो है वो लाइट ब्लू कलर से देखने को मिल रहा है। तो दिस इज हाउ द एलवीडीटी इज वर्किंग। ओके, लेट अस मूव फर्दर। तो दिस इज, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा। ये कुछ एक और डायग्राम है। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेनिंग हाउ द कोर इज मूविंग व्हेन इट इज मूविंग एट मैक्सिमम लेफ्ट, ई आउट इज हाउ मच। तो यहाँ पर एक फील्ड डायग्राम से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। चीज़ वही है जो पहले एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सेंटर पोजीशन देखिए, दोनों में बराबर फ्लक्स लिंकेज है, तो ई आउट इज 0 एंड इट इज मूविंग मैक्सिमम राइट। ठीक है, मैक्सिमम राइट है, तब S2 में लिंकेज ज़्यादा है, तो आपका वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है। वहाँ पर उन्होंने E2 माइनस E1 करके दिखा दिया, या E1 माइनस E2 का तो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अच्छा, अब एलवीडीटी यूज क्यों करें भाई? सिंपल सी बात है, फ्री ऑपरेशन एंड नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कोर एंड द कॉइल, यूजुअली इनफाइनाइट मैकेनिकल लेंथ, इनफाइनाइट रिजोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग, रेजोल्यूशन इसका बहुत अच्छा होता है, मैकेनिकल लाइफ बहुत अच्छी होती है, फिजिकली कांटेक्ट नहीं करता है, फिजिकली कांटेक्ट नहीं करता तो उससे वेयर एंड टियर भी कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नॉइस कम होती है, लो रिस्क ऑफ डैमेज। ठीक है, डैमेज भी बहुत कम होता है। नल पॉइंट रिपीटेबिलिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, मतलब कि जितनी बार आप नल लेके आओगे, नल पे लाओगे
आपको फटाक से 0 मिल जाएगा। सिंगल एक्सिस सेंसिटिविटी है, मतलब अगर वाइब्रेट भी कर रहा होगा तो उसका इफेक्ट आपकी रीडिंग पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोर के वन एक्सिस के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनवायरमेंटली इट इज रोबस्ट, काफ़ी रोबस्ट होता है, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग सेंसर, गुड फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टेस्ट। जहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टेस्ट करना है, यहाँ पर वाइब्रेशंस काफ़ी होती हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल होता है। एडवांटेज, मेजरमेंट रेजोल्यूशन इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, रेजोल्यूशन का बहुत इनफाइनाइट, नेग्लिजिबल हाइस्टेसिस, हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि ये मेन आपके इनपुट सिग्नल पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, नॉइस को रिमूव करेगा अपने आप ही। एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, आप लो आउटपुट इम्पिडेंस है तो किसी के साथ भी, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग चेक कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप ऐसी रेंज से ऊपर निकल गए मान लीजिए, तो इसमें कोई परमानेंट डैमेज भी नहीं होता। डिसएडवांटेज, एक्साइटिंग वोल्टेज में हार्मोनिक्स की वजह से रीडिंग में इफेक्ट आ सकता है। स्ट्रे कैपेसिटेंस ऑल्सो, कुछ स्ट्रे कैपेसिटेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। नॉन जीरो आउटपुट ऑफ लो मैग्नीट्यूड व्हेन द कोर इज इन नल पोजीशन, ये तब मैटर करता है जब आप रिसर्च लेवल पर रीडिंग्स चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि नल पे थोड़ा बहुत वैल्यू देता है। द कोर मस्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मेजर्ड सर्फेस विच इज़ नॉट पॉसिबल और डिज़ायरेबल। हमको मेजरमेंट करने के लिए कोर को किसी ना किसी चीज़ से डायरेक्टली कांटेक्ट कराना पड़ता है, तो यहाँ पर डिज़ायरेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से रीडिंग्स में इफेक्ट आएगा। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज लिमिटेड मैकेनिकली बाय द मास ऑफ द कोर एंड इलेक्ट्रिकली बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स है उसकी लिमिटेशन मास ऑफ द कोर, जो मैकेनिकली मास ऑफ द कोर है, क्योंकि जितना भारी होगा उतना कोर मूव कराने में दिक्कत होगी। दूसरा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जो आप इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी प्राइमरी को अप्लाई करते हो, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू बी मेजर्ड। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है किसी मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी की, हाउ फास्ट पर्टिकुलर थिंग इज मूविंग, तो आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहते हैं वो 10 टाइम्स जो आप प्राइमरी को फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो उस मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी की 10 टाइम होनी चाहिए। दिस इज द लिमिटेशन। इससे मतलब कि आपकी मतलब ये लिमिट करता है कि आपको मोस्टली मैकेनिकल मूवमेंट्स मेजर कर सकते हैं। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। Now from the next lecture we will be going for the active transducers। वहाँ पर हम different active transducers देखेंगे। Till then, have a nice day.